Hello everyone. We are reading chapter number 3 of Civics for class 9th and the name of the chapter is Electoral Politics. और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जैसे कि आपको अब तक पता चल गया है कि हम इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और इलेक्शंस में इलेक्शन होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, वो हमने बात की। क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता है, अगर रूलर्स को चुनना है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग जो हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, इसीलिए हम इलेक्शन करवाते हैं। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है या बुरा है। पॉलिटिकल कंपटीशन, आपको पता है जब भी इलेक्शन होते हैं बहुत सारा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है बिटवीन द लीडर्स, बिटवीन द पार्टीज़। तो क्या ये सही है? और इस कंपटीशन के चक्कर में लोग डर्टी पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, बहुत सारे ऐसे माल प्रैक्टिसेस होती हैं देश में वोटर्स को रिझाने के लिए, जो कि सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये कंपटीशन होता है, हर बार होता है इलेक्शंस में। तो हम फर्दर रीडिंग करेंगे आज और देखेंगे कि ये कंपटीशन ज़रूरी है या नहीं है। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted the free competition in the elections as a way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, तो उन सभी को ये प्रॉब्लम्स पता थी कि जब भी हम फ्री कंपटीशन कराएंगे तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन फ्री कंपटीशन कराना ज़रूरी था क्योंकि हर एक जो मैं कहूँगी हर एक जो लेवल के लोग हैं या फिर हर एक ग्रुप के जो पीपल हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसीलिए। और वो जो है फ्री कंपटीशन के बिना पॉसिबल नहीं था। They did so because this system works better in a long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to सर्व दैन। शुरू में तो लोग लीडर इसीलिए बनते हैं ताकि वो लोगों को सर्व कर पाएँ, क्योंकि सोसाइटी में का एक पार्ट होते हुए वो लोगों की प्रॉब्लम से अवेयर होते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब वो आइडियल वर्ल्ड हो। तो आइडियल वर्ल्ड क्या है? आइडियल वर्ल्ड से मेरा यहाँ मतलब है ऐसी दुनिया जहाँ पर नेता जो हैं लोगों का भला सोचते हों। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स चुने जाते हैं पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह जाती हैं बिना सॉल्व हुए। Leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. उसके बाद है political competition is not necessary in such an ideal world, but there is that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance their political careers. तो अब जो नेता हैं क्या वो वाकई में ही लोगों का भला करने आते हैं? तो नहीं, वो सिर्फ जो दूसरे प्रोफेशंस हैं, अगर मैं बात करूं, हम किसी भी प्रोफेशन में इसलिए जाते हैं ताकि हम अपनी पोस्ट को बचाए रखें, हम उस सीट से हटना नहीं चाहते। और ऐसा ही पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। उनको जो सीट मिली है वो उससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते, वो उसको बरकरार रखना चाहते हैं और इसीलिए वो डर्टी पॉलिटिक्स में भी चले जाते हैं। इसी के चलते दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर। जो शक्ति उन्हें मिली है, जो पावर उन्हें दी है लोगों ने, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। एंड they want to remain in power. To get power and position for themselves, they may wish to serve people as well, but it is risky to depend entirely on the sense of duty. तो लोगों को सर्व करना पड़ेगा अगर पावर में रहना है, क्योंकि वोट किसने करना है? लोगों ने। तो वो क्या करते हैं, कुछ तो प्रॉमिसेस अपने पूरे कर देते हैं, लेकिन कुछ में वो बाधित हो जाते हैं, थोड़े से बायस भी हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी बायस हो जाते हैं कई बार, या किसी अपने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी बायस हो जाते हैं कई बार। तो वो पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। Besides, even when they wish to serve people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. और आप लगाओ कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी चुनते हैं लोग, अब वो तो एक ही इंसान है, वो लीडर भी हमने एक ही चुना है,
बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उस एक इंसान के जो विचार हैं या उसकी जो सोच है वो इतने लाखों लोगों की सोच से मैच कर जाए। कहीं ना कहीं तो उसके जो व्यूज़ हैं उनमें टकराव होगा ही होगा। अगर वो एक तरह से सोचेगा तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो कुछ और सोच रहे हों। तो ये भी थिंकिंग पे भी डिपेंड है कि नेता की थिंकिंग किस तरह की है, क्या वो लोगों के आइडियाज़ से मैच करती है या नहीं। और इतने सारे लोगों के आइडियाज़ से मैच करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई तो नाराज़ होगा ही। How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. तो एक तो तरीका है कि हम सारे पॉलिटिकल लीडर्स को की नॉलेज इम्प्रूव करें, उनको ऑनेस्ट बनाएं, उनका कैरेक्टर सुधारें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving people and punished for not doing so. तो हम कैसे ये सिस्टम सुधार सकते हैं? तो एक रियलिस्टिक आइडिया है कि हम उन लोगों को यानी उन लीडर्स को हम रिवॉर्ड करें जो वाकई में लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, और उन लीडर्स को हम पनिश करें जो कि लोगों के हित में काम नहीं करते। लेकिन ये भी कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शन ही ऐसा ज़रिया है जिससे हम लीडर को उसकी सीट से हटा सकते हैं, और क्योंकि उस समय पावर किसके पास होती है? पीपल के पास। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड incentives to the political parties and leaders. They know that if they raise the issue that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase. अब उन्हें पता है कि अगर वो वही इश्यूज उठाएंगे जो लोग चाहते हैं तो उनकी क्या बढ़ेगी? पॉपुलैरिटी और चांस ऑफ विक्ट्री, यानी चांसेस ऑफ विक्ट्री भी बढ़ जाएंगे और पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। क्या करना पड़ेगा? लोग जो चाहते हैं वही अगर करेंगे तो लोगों की भलाई भी होगी इससे, और उस नेता का पर्सनल फ़ायदा भी हो गया। तो उसको पावर मिल जाएगी और लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। लेकिन सभी लोगों को सेटिस्फाई करना फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स, अब उसके इस डिसीजन से देखना है कि क्या मेजॉरिटी सेटिस्फाई होती है लोगों की। अगर होती है तो वो दोबारा से लीडर बन जाएगा या दोबारा से उसको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो डेफिनेटली उसको कम वोट मिलेंगे और वो अपनी सीट से हटाया जाएगा। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। तो आगे है, सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ वाकई में ही पावर में आना चाहती है, रूल में आना चाहती है, तो उसको क्या करना होगा? लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखना होगा। दिस इज़ अ बिट लाइक अ वे इन द वे द मार्केट वर्क्स। इसी तरह से हमारे जो बाज़ार हैं वो भी काम करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं या किसी भी एक दुकानदार से अगर हम चीज़ लेते हैं, अगर एक टाइम में उसकी चीज़ अच्छी नहीं निकलती है तो हम दूसरे शॉपकीपर के पास चले जाते हैं। तो क्योंकि हम एक बार बेवकूफ़ बन सकते हैं, बार बार नहीं। वैसा ही नेताओं के साथ है कि अगर हम एक बार गलती से किसी को जिता भी दें और वो जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम ना करे, तो हम नेक्स्ट प्लान में उसको हटा सकते हैं। इवन इफ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली in his profit, he is forced to give a good service to the customer. जो शॉपकीपर होता है, अब उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही, सभी दुकान खोलकर इसीलिए बैठे हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। इफ़ ही डज़ नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप। लेकिन कस्टमर तभी आएंगे अगर वो क्वालिटी सर्विस उसको देगा, अगर वो अच्छी सर्विस उसको प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे, वो दूसरी शॉप पर चले जाएंगे। Similarly, the political competition may cause divisions and sub-ugliness, but it finally helps to force the political parties and leaders to serve the people. तो ये political competition है, ये help करता है political parties और leaders को लोगों को serve करने के लिए। तो ये लीडर का कार्टून आप देख रहे हैं, बहुत सारे इनकी पोटली में बहुत सारे promises हैं जो ये कहूँगी मैं इलेक्शन के दौरान करते हैं, लेकिन बाद में ये गायब हो जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रॉमिसेस ये पूरे करते हैं।
तो इनके पास क्या क्या है, योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वायदे हैं, लेकिन जो असली पावर है वो किसके पास है, वोटर के पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम आ जाते हैं अपनी पॉलिटिक्स पे कि हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, हमारे देश में इलेक्शंस कैसे होते हैं। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years। तो कौन कौन से इलेक्शन होते हैं इंडिया में मेनली, वो हैं लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन। अब ये लोकसभा और विधानसभा क्या है। लोकसभा के इलेक्शन पूरे देश में होते हैं, राज्य स्तरीय इलेक्शंस, चुनाव इनको कहा जा सकता है, सॉरी राज्य स्तरीय नहीं है, राज्य स्तरीय जो है वो विधानसभा के इलेक्शंस हैं। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो एमपी के लिए होते हैं। एमपी यानी हम जिसमें से अपना पीएम चुनते हैं बाद में। जो एमपीज़ होते हैं वो पूरे देश में से चुने जाते हैं और लोकसभा के इलेक्शन भी पूरे देश में हेल्ड किए जाते हैं उस दौरान। और जो विधानसभा के इलेक्शन है वो उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी बोलते हैं। और विधानसभा के इलेक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं ताकि वहाँ का सीएम चुन सके। और ये दोनों ही इलेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, आफ्टर एवरी 5 years। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द elected representatives comes to an end। तो हर 5 साल के बाद जो है इनको बदलना पड़ता है। जो एमपीज़ है वो दोबारा से चुने जाएंगे, जो एमएलएज हैं वो दोबारा से चुने जाते हैं। द लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। Elections are held in all the constituencies at the same time, either on the same day within a few days। तो एक जो है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम चुन लिया जाता है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। दिस इज कॉल्ड द जनरल इलेक्शन। तो ये बात हो रही है लोकसभा के इलेक्शन की, और लोकसभा के इलेक्शन को क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन भी बोला जाता है। तो आपको याद रखना है ये कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है जनरल इलेक्शन, क्योंकि ये पूरे देश में होते हैं। समटाइम इलेक्शन इज़ हेल्ड ओनली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये तो बात थी कि पूरे देश में हो रहे हैं या पूरे राज्य में हो रहे हैं, लेकिन कई बार इलेक्शन क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो, तो बिल्कुल हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन। वो किस सूरत में, किस क्या कंडीशन होती है तब। Sometime election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। अगर किसी भी मेंबर की किसी भी सीट पे जो एमएलए या एमपी बैठे हैं, अगर उनकी किसी कारण से डेथ हो जाती है तो वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ इसको। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of a member। तो अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है, अगर उस कारण से किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस हों तो उसे क्या कहते हैं हम, बाय इलेक्शन। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी, जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन पूरे देश में होते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में होते हैं, लेकिन जो बाय इलेक्शन है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं। क्यों होते हैं, या तो उस सीट पर जो भी पर्सन हैं उनकी डेथ हो जाए या रिज़ाइन कर दें वो। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द जनरल इलेक्शन। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरल इलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती क्या हैं। यू रेड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। आपको मालूम है हरियाणा में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कितनी हैं, 90। टोटल सीट्स हम बोलते हैं हरियाणा में 90 हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ डिड दैट डिड एवरी पर्सन इन हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLAs। यू परहैप्स नो that is not the case in our country। we follow an area based system of representation। हम जो है अपने देश में कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एरिया बेस्ड सिस्टम। यानी एक पर्टिकुलर एरिया हम चुनते हैं और उसी में से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ
इलेक्शन। हमारा जो देश है वो बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइडेड है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन, और इन एरियाज़ को क्या कहते हैं हम? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो आप लिखेंगे द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ फॉर पर्पज़ ऑफ इलेक्शंस, दीज एरियाज़ आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके बाद है द वोटर विल लिव एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जितने वोटर्स रहते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एमएलए कहलाएगा विधानसभा इलेक्शन में, और लोकसभा इलेक्शन में हम उसको एमपी बोलेंगे। अभी मैंने बताया था कि हम जनरल इलेक्शन के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर में। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 543 constituencies. The representative elected from each constituency is called member of parliament or an MP. तो हमारे देश में टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए वो कितनी हैं? 543। तो ये नंबर आपने याद रखना है। लोकसभा इलेक्शंस में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर इलेक्शन होता है, और उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ Parliament or MP. One of the features of democratic election is that every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सभी की वोट की वैल्यू को इक्वल रखा है, यानी चाहे कोई भी किसी भी धर्म जाति से हो, कोई पुअर हो या रिच हो, किसी भी तरह से वोटिंग जो वैल्यू है वो कम नहीं है। अगर किसी को वोट करने का अधिकार है तो उसकी वोट की वैल्यू 1 ही होगी, ना वो 2 होगी ना वो हाफ होगी। तो 1 adult person is equal to 1 vote. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ऊपर तो हमने बात की लोकसभा इलेक्शंस की, और लोकसभा इलेक्शंस में मैंने आपको बताया कि एमपी चुने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट की, एक पर्टिकुलर राज्य की, और राज्य में क्या चुने जाते हैं? राज्य के जब इलेक्शंस होते हैं तो उनमें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एमएलएज। ईच पार्लियामेंट्री constituencies has within its several assembly constituencies. The same principle applies for the panchayat and municipal elections. तो इसी तरह से पंचायत भी डिवाइडेड है, अलग अलग गाँव की पंचायत अलग अलग होती है। वोटर्स की संख्या के हिसाब से वहाँ पर सरपंच चुना जाता है। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। अब आपने सुना होगा कि वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, तो ये वार्ड क्या होते हैं? वोटर्स की संख्या के हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया को वार्ड बना दिया जाता है और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं। ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो वार्ड जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो एक बड़ा हिस्सा है लोगों का, बड़ा ग्रुप है लोगों का, लेकिन वार्ड जो है एक छोटा ग्रुप है। लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी वी कैन से ईच वार्ड इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ विलेज और अर्बन लोकल बॉडी। तो किसी 2 कॉलोनीज़ को भी हम एक वार्ड बना सकते हैं, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से है कि नंबर ऑफ़ वोटर्स कितने हैं, उसके हिसाब से वार्ड को भी वार्ड डिवाइड किए हुए हैं। और एक वार्ड को, ताकि हमें मुश्किल ना हो इलेक्शन को, इलेक्शन प्रोसेस में हमें मुश्किल ना हो इलेक्शन को हेल्ड करवाने में। दैट इज़ वाई अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड करते हैं जब लोकल इलेक्शंस होते हैं। विलेज और अर्बन बॉडीज, समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स। हम ये भी कह सकते हैं हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, हम ये भी कह सकते हैं हरियाणा में 90 सीट्स हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को सीट्स भी बोला जाता है। For each constituency represent 1 seat in assembly. When we say the Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won the 60 assembly constituency. जब हमने कहा कि लोक दल जो पार्टी है उसने 60 सीट्स जीती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में उनके एमएलए जो हैं
विन किया है उन्होंने. इन द स्टेट दस द लोकदल हैड 60 MLAs इन स्टेट असेंबली. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती हैं. तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. टिल देन बाय बाय. होपफुली कि आपने ध्यान से सुनी होगी पूरी वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी.